हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 ये पेपर आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी भी दो भागों में डिवाइड रहता है, जो कि पहले आपका जो 15 क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड रहता है, और जो रेस्ट आर जो 15 क्वेश्चन रहता है आपका जो है बाल विकास यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन जो देखेंगे, तो यहाँ पे हिंदी का आपका जो गद्यांश से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को इजीली हम लोग पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसे हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 91 से 120 तक आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसी आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इस तरह से जो है आंतरिक और बाह्य रूपों के बारे में यहाँ पे स्वच्छता और निर्मलता के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक स्वच्छता से क्या संबंधित नहीं है? फर्स्ट में आपका प्रेम, शिक्षा, निर्मल विचार, शांति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा। तो यहाँ पे आंतरिक जो है आपका स्वच्छता से प्रेम भी आ जाएगा, निर्मल विचार भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगा, बट आपका शिक्षा नहीं होगा। उसके बाद 92 में है बुनियादी में प्रत्यय है। तो बुनियादी में आपको जो है बताना हो कि कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना। तो आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है कि मन के जो बुरे भाव है, बुरे विचार है, उसको क्या कर देना, दूर कर देना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी है, आपको बताना है। शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विचारों और भावों की पवित्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है समूह से भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सम्मान, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता। तो यहाँ पे देखिए आपका सम्मान, स्वच्छता, निर्मलता, ये सारे जो है आपका भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाता है, बट आपका जो स्वच्छ जो है आपका विशेषण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय आपको बताना है। तो यहाँ पे 96 नंबर में आपको बताना है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है समझना है फिर कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। जो भीतरी स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता है, वो जो है आंतरिक स्वच्छता पर ही जो है बाहरी स्वच्छता क्या होती है, आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको टिक करना है कि कौन सा जो विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को आप जैसे ही देखेंगे, शिक्षा और पर्यावरण, ये बिल्कुल ही सटीक नहीं बैठता है, ये विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। जबकि और जो आपका रेस्ट आर जो 3 ऑप्शन बचा हुआ है, जन्मजात गुण, बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, ये सारे आपका जो है विशेषण विशेष का संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
उसके बाद है बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता क्या है? जो बेसिक जो आपका जो नीड होती है वो आपको बताना है कि ये मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहला है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, दूसरा है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो आपको 98 नंबर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुनियादी आवश्यकता के अंतर्गत बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपके पास एक वर्ड है विधान, तो इसमें जब इक प्रत्यय लगा दीजिएगा तो विधान प्लस इक तो क्या हो जाएगा? वैधानिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपका जो 1 से लेके 105 तक आपका जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोग इजीली आगे का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका 5 क्वेश्चन उसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया हम अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो ये एक तरह से कविता है, इससे रिलेटेड हम लोग जो है इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हम लोगों को आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करना है। तो आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इस गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि जो आज़ादी जो हमें मिली है तो उसका श्रेय किसे जाता है? वीरों के बलिदान को, व्यापारी के वर्ग के सहयोग को, वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को। तो जो है वीरों का जो बलिदान है उसके द्वारा हमें क्या मिली है? ये आज़ादी मिली है। तो आज़ादी मिलने का जो श्रेय जाएगा किसको? वीरों के बलिदान को। उसके बाद नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय आप लगा सकते हैं? तो नीति का जब हम लोग उसमें प्रत्यय ऐड करेंगे तो वो एक तरह से नैतिक बनता है। तो इक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देश की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन 1 है वीरों की भर्ती की गई, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत सारा धन दिया गया, ये भी नहीं होगा, शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी। तो ये आपका जो है पढ़ने के बाद भी आपको जो है ये चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आपको कौन सा लगा? ऑप्शन नंबर 4 अपने जीवन की आहुति दी। उसके बाद है कविता में किस छल की बात की गई है? पहला है व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने के, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसमें छल की बात कही गई है, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश को प्रतिबिंबित करता है या प्रतिबिंबित होता है? तो देश को जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में जो बिल्कुल है कि इसमें जो है एकदम निश्चित है कि हमें जो है देश जो हमारा आज़ाद हुआ था उसे आज़ादी मिलने में बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा था और बहुत ही लंबा टाइम भी लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी, वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई थी। तो 104 का आपको बताना कि कौन सा आंसर हो जाएगा? तो लंबी चली लड़ाई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लंबी चली लड़ाई थी। स्वाभिमान का संधि विच्छेद आपको करना है। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। स्व प्लस अभिमान आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय जो कि 1 to 5 होता है तो उसके मतलब कि रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग में जो लाइब्रेरी होता है उसके प्रयोग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला है अध्यापक और
दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन देखिए आपका निगेटिव में पूछा गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन जो है निगेटिव में ही होगा। यानी कि निगेटिव यदि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन में भी उस तरह का निगेटिव यानी कि नकारात्मक भाव उत्पन्न होना चाहिए, और जिस ऑप्शन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा उसे आप लोग टिक करेंगे, आराम से आप लोगों का बिल्कुल मतलब कि वो करेक्ट होना ही होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक आपका जो ये पॉजिटिव वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। देखिए इसमें आप लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप लोगों को लगता है कि नेगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहा है। देखिए पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। 1 to 5 है, 1 से 5 क्लास मतलब कि जो विद्यालय 1 से 5 का, उसमें जो पुस्तकालय होगा क्या निश्चित रूप से वहाँ पे सस्वर पठन जो है एकदम उपयुक्त होगा? बिल्कुल ये मतलब कि निश्चित नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 में नेगेटिव होता है। यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं का जवाब आपका नहीं, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो जो उपागम या विधि जो होती है बच्चों की भाषा कक्ष में, तो उसमें कौन सा विधि जो है मतलब कि उससे प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि जो है ज़्यादा उससे प्रोत्साहित नहीं करती है। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? साक्षरता मतलब किसी भी चीज़ को जो हमें बताया जा रहा है उसे अर्जन करने के लिए तो कौन सा गुण जो है, कौन सा गुण में जो स्किलफुल यानी कि निपुणता होनी चाहिए? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिकोडिंग और भाषा का अवबोधन, ये आपकी जो है निपुणता होनी चाहिए, तभी आप लोग साक्षरता को अर्जन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो आपको बताना है 109 नंबर। तो यहाँ पे पहला है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ने के बाद ही हम लोग को पूरी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है कि विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके हम लोग इस चीज़ को मतलब कि प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है कौन सा उपागम या विधि विद्यार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। तो ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चे में जो है यदि हम लोग संप्रेषणात्मक यदि उपागम का प्रयोग करेंगे, जैसे शिक्षक बच्चों को कुछ बताएंगे, फिर बच्चे की जो भाव विचार है उससे भी शिक्षक सुनेंगे, तो इस तरह का जो संप्रेषण जो वहाँ पे स्थापित होगा वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वास्तविक परिस्थिति वहाँ पे प्रकट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीटेट में आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉजिटिव निगेटिव थॉट मतलब कि क्रिएट करके आप लोग इजीली उसे जो है आराम से मतलब कि कर सकते हैं। क्वेश्चन को कोई हार्ड नहीं होता, सिर्फ समझ के आप लोग मतलब सारे क्वेश्चन जो समझ पे ही आधारित होता है, तो आपको समझना है और अच्छे से उसका आंसर करना है। उसके बाद है कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है। तो कक्षा 5 की एक विद्यार्थी जो है कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे है? तो एक बच्ची है, वो जब सर को कुछ मतलब कि शिक्षक को कुछ देते हैं कुछ कार्य, तो उसके पहले वो क्या करते, खुद उस चीज़ को जांच भी लेता है कि क्या सही है या गलत है। तो इस तरह का चीज़ें जो कर रही है बच्चे, तो यह किस लेखन के किस चरण को दर्शा रहा है? तो प्रूफ रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। तो बच्चे जो है मतलब कि शिक्षक को देने से पहले लास्ट टाइम वो अपना क्या करता, फिर से उसे जांच लेता है, तो ये प्रूफ रीडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोनों सृजित करना चाहती है। उसके बाद है बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए?
तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोनों सृजित करना चाहती है, तो बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय जो है किस बात का यानी कि किस प्रश्नों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबंधित करने में मदद करेगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? क्या इन पुस्तकों के लेखक जौने मौने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? तो 112 का आपको जो है बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो शिक्षक होते हैं तो उसको जो भी कार्य करना होता है वो बच्चे के अनुसार यदि करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो बच्चे की सीखने की मनोदशा क्या है, भावना क्या है, गति क्या है, वो तेज सीखते हैं या मतलब कि मंद सीखते हैं, तो उसके अनुसार जो है चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 113 नंबर, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो जब भी कक्ष में अब जो नई गतिविधियों के अनुसार जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो उससे टीएलएम मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है। जो भी चीज़ पढ़ाना है उससे रिगार्डिंग जो है भौतिक रूप से उसे कुछ मतलब कि तैयार करके यदि वो बच्चे को पढ़ाएंगे मूर्त विधि के द्वारा तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो वही टीएलएम होता है। तो टीएलएम किसके अनुसार मतलब कि तैयार करना चाहिए या किसे करना चाहिए? बच्चों को करना चाहिए, सिर्फ शिक्षक को करना चाहिए या दोनों को करना चाहिए? तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन 1 में है, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप में निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा, नहीं में पूछा, तो ऑप्शन भी आपका नहीं में ही होगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्या दे दिया है कि चयनित जो भी सामग्री होगा सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। ये गलत बात है, ये निगेटिव यहाँ पे है। जो चयनित सामग्री होगा वो सिर्फ बच्चों के द्वारा ही नहीं बनाया जाना चाहिए, वे शिक्षक भी उसमें मदद कर सकते हैं, शिक्षक भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव यहाँ पे हो रहा है कि सिर्फ बच्चे ही करेंगे, तो ये आपका जो निगेटिव हो रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो निगेटिव का जवाब जो है आपका निगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे सहपाठियों की सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो जो है यहाँ पे कक्षा 3 की अध्यापिका बच्चों से कहते हैं कि आप अपने सहपाठी से पूछिए जिसमें वैसा वाक्य आप पूछिए कि जिसमें सकना शब्द आए, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो। तो इस तरह का सवाल पूछने से, इस तरह का वाक्य पूछने से बच्चों में किस प्रकार की गतिविधि का विकास होगा या क्यों पूछा जा रहा? तो ऑप्शन 1 है स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण, मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा मौखिक प्रवाह अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का यदि आप बच्चे से यदि वाक्य पूछेंगे तो उसमें बोलने की जो है क्या हो जाएगा, मतलब कि एक प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा और बोलने में वो जो निपुणता धीरे धीरे हासिल कर पाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? स्थिप्रक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देशन, समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि विज्ञान निर्देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो आपको ऑप्शन भी नहीं में ही देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा चीज़ जो है तरीका सही नहीं है? संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण और उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। देखिए कंठस्थ, यहाँ पे कंठस्थ वाली बात आ गई। तो सीटेड में जब भी कंठस्थ, रटन विद्या, ये सारी चीज़ आपको दिखे तो वो निगेटिव होता है। बच्चों को अभी के समय में रटाना नहीं है किसी चीज़ को, उसे जो है करके बताना है, करके सिखाना है कि वो खुद से उस चीज़ को कर सके,
उस चीज़ को जो है क्रिएट कर सके, नए चीज़ों का आविष्कार कर सके, नए चीज़ों की खोज कर सके। तो किसी भी चीज़ को रटाना अभी के समय में नहीं है। तो यहाँ पे कंठस्थ जैसे ही देखे, हमें क्वेश्चन नहीं में पूछा गया था, कंठस्थ वर्ड जैसे ही आया किसी ऑप्शन में हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कंठस्थ एक निगेटिव वर्ड है। कंठस्थ क्या है, निगेटिव है। बच्चों को कभी भी कंठस्थ याद या रटाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आपका जो है बुनियादी चरण का पाठ्य पुस्तक अभिकल्पनाओं का नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पनाओं का नहीं है। मूर्त सिद्धांत, उसके बाद है आपका तकनीकी सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, पाठचर्या सिद्धांत। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर मूर्त सिद्धांत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पनाओं का नहीं है। तो मूर्त सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, जो बुनियादी मतलब कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मतलब कि अधिगम करना सीखते हैं, तो उसमें बच्चे जो है कब ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ उसमें जो है संलग्न रहते हैं। जैसे फर्स्ट है, वे अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों के सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुनियादी चरण में जो बच्चे जब अपने इंद्रियों पर प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं, तब वह ज़्यादा वो उसमें क्या हो जाते हैं, अधिक संलग्न हो जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत या अलापन किसके तरीके है। तो जब इसमें निगेटिव पूछा गया है, नहीं में आपको जवाब देना है। तो बच्चे जब शिशु गीत गाते हैं या गीत गाते हैं तो वह किसके तरीके हैं। उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संदर्भ और वाक्यों की लय के, शब्दावली के समृद्ध करने से उसके बाद शब्द और वाक्य संरचनाओं को कंठस्थ करने के। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 119 का क्या हो जाएगा, शब्द और वाक्यों को क्या हो जाएगा, कंठस्थ करने से। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव में यहाँ पे कंठस्थ आपको दिखे तो नेगेटिव आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने पाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का क्या उद्देश्य है। मतलब कि कक्ष में शिक्षक है, शिक्षक ने क्या बोला कि सभी बच्चे जो है एक दूसरे से कॉपी क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और एक दूसरे का कॉपी को जांचेंगे। तो इससे जो है शिक्षक वहाँ पे किस उद्देश्य का पूर्ति कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्य करने का, आपको बताना। फर्स्ट है कि संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी की काम की जांच कौशल विकसित करना। देखिए ऑप्शन नंबर 2, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, ये शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत दिनों के बाद ये जो है फर्स्ट वीडियो आप लोगों को हम दिएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।